दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत समयाल। मेरे इस YouTube चैनल टॉक्स विद इंद्रजीत समयाल में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि अब चुनाव जो है धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते जा रहे हैं और जैसे जैसे ये चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे जो अपोजिशन है उसकी बौखलाहट भी आपको दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से अपोजिशन के तमाम नेता हैं या यूं कहें जो इंडी गठबंधन के नेता हैं, उन्होंने अब ये कहना शुरू कर दिया कि हमारी सरकार आ रही है, 4 जून को नरेंद्र मोदी की विदायगी तय है। अखिलेश यादव भी इस बात को ज़ोर शोर से प्रचारित कर रहे हैं और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी भी इस बात का आए दिन बड़े ज़ोर शोर से प्रचार कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी गए, अब खटाखट का समय आने वाला है, हमारी सरकार आएगी, खटाखट पैसे आएंगे, खटाखट लोगों की समस्याएं हल होंगी और भारत एक नया भारत बनेगा। और साथ में उन्होंने आजकल एक बात और बड़ी बात कही है। मुझे लगता है कि उसी बात की चर्चा आज मेरे मन में था कि आप सबसे की जाए और एक विश्लेषण किया जाए, तुलनात्मक विश्लेषण किया जाए कि राहुल गांधी आखिर कहना क्या चाह रहे हैं और वस्तुतः स्थिति क्या है। अभी पिछले दिनों राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा, देखिए मैं इनसाइडर हूँ, हाँ मैं इनसाइडर हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं जब से मैं पैदा हुआ हूँ, जब से मैंने होश संभाली है, मैंने तब से देखा है कि इस देश में दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों के साथ भेदभाव होता रहा है और उन्हें कभी उनका हक नहीं मिला। तो सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी से ये पूछा जाना चाहिए कि श्रीमान राहुल गांधी जी, इस देश में लगभग 65 से 70 वर्ष एक छत्र राज आपके परिवार और आपकी पार्टी ने किया। मैं ये कहूँगा आपकी पार्टी ने भी नहीं, आपके परिवार ने किया। उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने देखा है कि इस देश में दलितों, वंचितों, पिछड़ा, अन्य पिछड़ा वर्ग को उनका हक अभी तक नहीं मिला है। तो सबसे बड़ा सवाल, जो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो ये पूछा जाना चाहिए कि श्री राहुल गांधी जी, आप ये बताएं, 1970 में इस चेर युवा नेता का जन्म हुआ था। 1970 के लेके 2024 अभी चल रहा है। इन नेताओं से ये पूछा जाना चाहिए कि बताएं। इन्होंने ये कहा, राहुल गांधी ने ये कहा कि मैंने अपनी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी का राज भी देखा है, मैंने अपने पिता श्री राजीव गांधी का राज भी देखा है। और उन्होंने आगे भी कहा, मैंने अपनी माँ तो नहीं, उन्होंने कहा कि मैंने मनमोहन सिंह साहब का भी राज देखा है। तो सबसे बड़ा पहला तो सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि क्या आपको लगता है कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री थी तो आपने उस समय क्यों नहीं आवाज़ उठाई? चलिए मानिए आप उस समय भले काल में थे, लेकिन आप जब बड़े हुए, थोड़े और बड़े हुए, तो आपके पिता जी का भी राज इस देश में रहा। फिर 2 टेन्योर मनमोहन सिंह साहब के भी रहे, 10 साल मनमोहन सिंह साहब ने भी राज किया। तो आपको ये सवाल उठाना चाहिए कि इन 10 वर्षों में 10 वर्ष वो रहे और पीछे जितने भी वर्ष रहे, कांग्रेस की अधिकांश समय, हम पंडित जवाहरलाल नेहरू से नहीं बात करते, चलिए मान सकते हैं कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहा था तब आप पैदा नहीं हुए थे, लेकिन 1970 को जब आप पैदा हुए तो आपने श्रीमती इंदिरा गांधी का राज देखा। 1984 तक तो श्रीमती इंदिरा गांधी का राज इस देश में रहा। बीच में थोड़े समय के लिए जनता पार्टी की सरकार आई थी, और लेकिन उसके बाद पुनः दोबारा कांग्रेस की सरकार की स्थापना हुई थी और आपकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश की दोबारा प्रधानमंत्री बनी। तो आपको सवाल तो सबसे बड़ा आपसे पूछा जाना चाहिए। और आपने कहा मैं इनसाइडर हूँ, मैं सब जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि इस देश में जब से मेरा जन्म हुआ है, मैंने तब से ये जाना है कि इस देश में दलितों, पिछड़ों, अन्य वर्गों के साथ इंसाफ नहीं हुआ है। मुस्लिम जो पिछड़ा वर्ग है, मुस्लिम कम्युनिटी है, उनके साथ इस देश में इंसाफ नहीं हुआ। तो सबसे बड़ा सवाल तो आपसे पूछा जाना चाहिए। सबसे बड़ा कटघरे में सवाल तो आपकी और आपकी सरकार पे खड़ा किया जाना चाहिए कि आखिर क्यों उन वर्गों के साथ इंसाफ नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद श्री राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री रहे। वही राजीव गांधी जिन्होंने कहा था कि यदि 1 रुपया मैं दिल्ली से बेचता हूं तो ये पहुंचते 15 पैसे पहुंचते हैं, फलां व्यक्ति के पास पहुंचते हैं। और उसके बाद मनमोहन सिंह साहब का राज 10 साल इस देश में रहा। तो सरकार, तो जो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो आपने इनसाइडर होने के नाते इस समूची व्यवस्था पे उठाया, तो सबसे बड़ा जो घेरे में आते हैं तो वो सबसे पहले तो आप ही के पार्टी घेरे में आती है, आप ही की सरकार घेरे में आती है, आप ही के प्रधानमंत्री घेरे में आते हैं।
फिर बात करते हैं हम दूसरे नेताओं की, फिर बात करते हैं हम दूसरी सरकारों की। लेकिन सबसे बड़ा जो आपने कहा कि जी हाँ मैं इनसाइडर हूँ, मैं जानता हूँ, मैंने अपने जन्म से ही देखा है कि इस देश में पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग, इन सब लोगों के साथ बेइंसाफ़ी हुई है और अब हमारी सरकार आएगी तो हम इन्हें हक दिलाएंगे। लेकिन वस्तुतः स्थिति राहुल गांधी जी, आपको ये याद रखनी चाहिए कि 2014 से लेकर 2024 तक ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही सरकार थी, जिसमें लगभग 34 लाख करोड़ रुपया डीबीटी जिसे कहते हैं डायरेक्ट फंड ट्रांसफ़र लोगों के अकाउंट में हुआ है। वो लोग जिनको इस पैसे की ज़रूरत थी, वो लोग जो अलग अलग स्कीम्स के तहत इस कैटेगरीज में आते हैं, उनके अकाउंट्स में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जिसे आप कहते हैं 34 लाख करोड़ रुपया हुआ। लगभग 55 से 60 करोड़ लोगों का जनधन खाता इस देश में इन्हीं 10 वर्षों में खुला है। और आप बात करते हैं कि देखिए मैं इनसाइडर हूँ, सब जानता हूँ, और यहाँ तक आपकी जानकारी हो, मैं आपको ये जानकारी भी दे दूँ कि जब 1969 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, तो उन्होंने ये कहा था कि देखिए ये जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण मैं इसलिए कर रही हूँ कि ये जो बैंक हैं ये गरीब और आम आदमी की पहुँच से बाहर हैं। गरीब व्यक्ति बैंकों में नहीं जाता, और जो बैंकों का एक फ़ायदा होना चाहिए था, जो बैंकों का एक उपयोग होना चाहिए था, वो आम जनमानस के लिए होना चाहिए था। तो इसलिए उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। तो आपसे सबसे बड़ा सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि क्या कभी कांग्रेस या आपकी सरकार ने इस बारे में कोशिश की कि जब से बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ कितने लोगों ने अपने बैंक अकाउंट्स खुलवाए हैं, कितने लोगों में के बैंक अकाउंट्स में यदि खुलवाए हैं, क्या उनके बैंक अकाउंट्स में जो सरकारी ऐसी गवर्नमेंट स्कीम्स होती थी, क्या उनका कोई बैंक डीबीटी उनके अकाउंट्स में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र उनके अकाउंट में होता है? क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि कितना पिछड़े, अति पिछड़ा वर्ग या कितनी जो दूसरे समुदाय हैं उनके अकाउंट्स बैंकों में खोले हैं? क्या बैंकों ने अपने दरवाजे इन लोगों के लिए खोले हैं? क्या बैंकों ने कुछ ऐसी स्कीम्स या कुछ ऐसी बेनिफिट स्कीम चलाई है जो इन लोगों के द्वार तक पहुँचे, जो इन लोगों को प्रेरित कर सके कि वो अपना काम करें? तो श्री राहुल गांधी जी, ये जानकारी आपको देते चलूँ कि सबसे पहले जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो अटल बिहारी वाजपेयी ने ये प्रयास किए थे। 5 वर्ष के कार्यकाल में उन्होंने बैंकों का मुंह आम जनमानस की तरफ मोड़ा था, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो कार्यकाल है ये आपके सब सामने है। 2014 से पहले इस देश में लगभग 100, आप देख सकते हैं कि 100 ऐसे MSME थे, एक छोटे लघु उद्योग थे जो इस देश में चल रहे थे। अब लगभग उनकी संख्या 2 लाख से पार है, जो लोगों ने अपना जो स्वरोजगार पैदा किया है, और पैदा भी इसलिए किया है कि भारत सरकार की कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जिनमें उन नौजवानों को प्रेरित किया जा रहा है, उन्हें ये उनके अंदर भीतर ये ऊर्जा भरी जा रही है कि वो जाएं, अपना काम करें और इस देश की प्रगति में अपना सहयोग दें, अपना सहयोग दें। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपने कहा कि हाँ मैं इनसाइडर हूँ, मैं सब जानता हूँ, क्या आपने सोचा है कि कभी आज यही सरकार है जिसने लगभग 11 लाख करोड़ लोगों के घरों में शौचालय बनाए हैं? आज 12 लाख करोड़ लोगों, आज 12 लाख से ज़्यादा गांव में जो जल से नल स्कीम उसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। आज लगभग 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को उनके घर बना के दिए गए हैं। क्या आपने कभी इस ओर ध्यान दिया है कि सरकारें कैसे चलती हैं? क्या आपने कभी इस ओर ध्यान दिया है कि कितने गरीब वंचित लोगों को मुख्य धारा में लाया गया है? क्या आपने कभी इस ओर ध्यान दिया गया है कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है? आपने तो ये कहा कि वस्तुतः कि देखिए मैं सब जानता हूँ। हाँ, ये हम मान सकते हैं कि आप एक राजघराने में पैदा हुए हैं। खैर, व्यक्ति कहाँ पैदा होता है ये उसके हाथ में नहीं होता है, लेकिन उसके बाद की जो परिस्थितियाँ होती हैं, क्योंकि आप ये समझते हैं कि इन सारी परिस्थितियों में जो भी चीज़ है इस देश में शासन करने का अधिकार केवल आपके परिवार का ही है। और ये अब जब आपको ये लगता है कि सत्ता में वापसी मुश्किल है, तो आप इस प्रकार की बातें कर रहे हैं कि इस देश में वंचितों, दलितों या मुस्लिम्स को, अन्य को, पिछड़ा वर्ग, उनको कभी न्याय ही नहीं मिला है। तो भाई सबसे पहले यदि कोई कटघरे में आता है तो वो आपकी पार्टी और आपकी सरकार ही आती है। यदि आप इनसाइडर हैं, यदि आप सब कुछ ये जानते हैं, तो सबसे पहला जो प्रश्न चिन्ह होता है वो आप पे उठाया जाता है। और दूसरी तरफ आप देखिए
आपका जो काम करने का तरीका है, जिस प्रकार से आप काम करते हैं, जिस प्रकार से आप दर्शाते हैं, आप कहीं भी ये नहीं दर्शाते कि आप जनसेवक हैं। हाल ही में जब आप वायनाड के बाद आप आपने रुख रायबरेली की तरफ किया है, तो क्या कभी आपने सोचा आप रायबरेली में आप सबसे ज़्यादा जो आपने एक वीडियो शेयर किया जिसमें आप अपनी माँ श्रीमती सोनिया गांधी के साथ बैठकर एक एल्बम का वीडियो शेयर कर रहे हैं, जिसमें आप दिखा रहे हैं कि हाँ, हमारे परिवार का आपसे बड़ा बरसों का नाता है। जब मेरी दादी आती थी मैं उनके साथ आता था, अपने पिताजी के साथ आता था, लेकिन ये वस्तुतः एक जनसेवक की भावना नहीं होती। क्या आप कभी रायबरेली में उन लोगों के बीच गए? क्या कभी आपने उनका दुख दर्द बांटा? क्या आप अमेठी में हार होने के बाद क्या आपने कभी अमेठी का दौरा किया? मुझे यहाँ तक मुझे याद आता है तो मुझे कहीं भी ये याद नहीं आता कि हार के बाद आपने कभी अमेठी के लोगों के बीच गए होंगे। वो लोग जिन्होंने आपको एक बार नहीं बार बार कई बार संसद में पहुंचाया कि आपने उनका दुख दर्द जाना होगा, लेकिन आप नहीं गए। पर वस्तुतः ये दर्शाने की कोशिश है कि देखिए, हम जनसेवक हैं, हमारा आपके साथ बड़ा पुराना नाता है, आप हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। और इस प्रकार की आप बातें कह के लोगों को लुभा रहे हैं। लेकिन वस्तुतः स्थिति ये है कि अब 4 जून अब ज़्यादा दूर नहीं है, और इसी 4 जून को दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और जिस प्रकार से आप ये सारी बातें कह रहे हैं, वस्तुतः क्योंकि राजनीति को समझना, राजनीति में बोलना, राजनीति में कब क्या कहना, ये शायद आपके बस की बात नहीं है। और ना ही मुझे ताज्जुब है कि आपके कौन ऐसे सलाहकार हैं जो आपको सलाह भी देते हैं कि इस प्रकार के स्टेटमेंट्स आप दें। और ये जो आपने नया अवतार अपना लिया है कि मैं इनसाइडर हूँ, मैं सब जानता हूँ, तो देखिए, ये आपने ही अपनी व्यवस्था के ऊपर सवाल उठा दिए। यदि आप मान लीजिए, यदि आप इनसाइडर हैं तो आपने सब जानते हो, तो आपने उन्हें ठीक करने के लिए क्या किया? मनमोहन सिंह की सरकार में तो आप मनमोहन सिंह साहब तो एक कठपुतली प्रधानमंत्री थे, आप तो सबसे पावरफुल व्यक्ति थे। आपने जो कैबिनेट का ऑर्डिनेंस था सारी प्रेस के सामने ऐसे फाड़ के फेंक दिया था, सारी दुनिया ने ये देखा था। तो आप उस समय क्यों चुप रहे? आपने बोलना चाहिए था उस समय। आपने इन पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग, इन तमाम लोगों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, जिसकी आज आपको बड़ी चिंता हो रही है। आप कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ कि इन लोगों के साथ इंसाफ नहीं हुआ है। तो बहर राहुल गांधी जी वो कहते हैं कि सच जब आईने की जुबानी हुआ तो दूध का दूध और पानी का पानी हुआ। बहरहाल 4 जून का इंतज़ार कीजिए। 4 जून के बाद यकायक आपकी बोली बदलेगी। मैं आज भी आपको कहता हूँ, जैसे ही परिणाम घोषित होंगे आप ठीकरा ईवीएम पे फोड़ेंगे। ये आज से ही तय है, अभी से ही तय है। इसलिए राहुल गांधी जी, आत्मचिंतन कीजिए। अगर आप इनसाइडर हैं तो इनसाइडर बन के सोचिए कि खामियां कहाँ हैं, कहाँ सिस्टम को ठीक करना है, क्या चीज़ें करनी हैं, फिर ही आगे बढ़ा जा सकता है। इस प्रकार झटके से आना, झटके से स्टेटमेंट देना, फिर चले जाना, अपनी ही बात से पलट जाना, तो इन सब से चीज़ें चलती नहीं हैं। क्योंकि आपका मुकाबला नरेंद्र मोदी नाम एक व्यक्ति से है। वो ये व्यक्ति है जो इस समय 140 करोड़ लोगों की उम्मीदों को लेकर आगे बढ़ रहा है। वो व्यक्ति है जो 24 घंटे में महज 2 घंटे ही सोता होगा। वो व्यक्ति है जिसका हर पल इस देश की चिंता में लगा हुआ है। इसलिए यदि आपने उससे compete करना है, आपने उससे मुकाबला करना है, तो आपको अपनी कार्यशैली बदलनी होगी। बहरहाल साथियों, ये था हमारा आज का वीडियो। और राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट दिया था कि जी हाँ मैं इनसाइडर हूँ, उसके ऊपर मेरा आंकलन। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं। और हाँ, चलते चलते आप सबसे ये निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाएं। आपके एक सब्सक्राइब से, लाइक से हमें वो ताकत मिलती है कि हम इससे विषयों पर और रिसर्च के साथ आपके साथ अपने वीडियो लेके आए। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।